हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का इस स्पेशल मॉडल पेपर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मॉडल पेपर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो हमने प्रश्न रखे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग जब इन प्रश्नों को देखेंगे तो आपको ये प्रश्न बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिएगा तथा बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा क्या है। चलिए दोस्तों, सुपर टेट में हिंदी 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, हिंदी से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और यूपी टेट में हिंदी के 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हिंदी जो पार्ट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, दोनों ही परीक्षाओं के लिए। तो चलिए देखते हैं ये प्रश्न जो हैं वो कितने हैं। ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इनका चलिए देखते हैं कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा। प्रश्न नंबर 1 पढ़िए। घुड़दौड़ में कौन सा शब्द रूप का प्रकार है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द या उपर्युक्त शब्द। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये घुड़दौड़ में कौन सा शब्द रूप का प्रकार है? चलिए घुड़दौड़। ठीक है, दोनों ही शब्दों के एक सार्थक अर्थ निकल कर आ रहे हैं। घुड़दौड़, अगर आप इनको तोड़ेंगे तो दोनों ही शब्दों के अलग अलग अर्थ भी सार्थक अर्थ निकल के आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि दोनों ही शब्द जो हैं वो सार्थक हैं। ठीक है, तोड़ने पर। तो ये कौन सा शब्द रूप का प्रकार हो जाएगा? यौगिक। यौगिक शब्द है। ठीक है, यौगिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौपाई किस प्रकार का छंद है? ऑप्शन देखिएगा। सममात्रिक, विषम मात्रिक, अर्धसम मात्रिक या समवर्णिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा, उत्तर दीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए, तो चौपाई किस प्रकार का छंद है बताइएगा। चौपाई जो होता है वो एक प्रकार का सममात्रिक छंद होता है। क्या है? सममात्रिक छंद है। ठीक है, चौपाई। ठीक है, अच्छा विषम मात्रिक कौन होता है? विषम मात्रिक कौन होता है बताइएगा। विषम मात्रिक कौन होता है? तो कुंडलिया छंद जो है वो विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। रोला भी एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, अर्ध सममात्रिक छंद किस में आता है? कौन सा है जो अर्ध सममात्रिक छंद है बताइएगा। दोहा, सोरठा ये सब क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, अच्छा ये बताइए समवर्णिक कौन है? समवर्णिक यानी इसमें वर्णों की गिनती की जाती है। तो सवैया समवर्णिक छंद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिएगा, कह रहा है रौद्र रस का स्थायी भाव है। रौद्र रस का स्थायी भाव है। चलिए, तो रौद्र रस के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए। उत्साह, क्रोध, विस्मय और निर्वेद। चलिए, सबसे पहले ये बताइए कि स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? चलिए बताइएगा, स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है ये बताइएगा। चलिए बताइएगा, स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है। चलिए, तो जितने रस हैं और उतने ही स्थायी भाव की संख्या होती है ना। तो रस कितने हैं? 11। कितने हैं? 11 रस हैं। ठीक है, 11 रस हैं। ठीक, चलिए, तो स्थायी भाव की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 11 ही हो जाएगी। ठीक, चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33। ठीक है, चलिए देखिएगा। उत्साह
किसका स्थायी भाव है? वीर रस का, वीर रस, ठीक है। क्रोध, क्रोध तो इस रौद्र रस का स्थायी भाव, ऑप्शन बी, ठीक है। विस्मय, विस्मय किसका स्थायी भाव है? अद्भुत रस का, अद्भुत, अद्भुत रस का स्थायी भाव है, ठीक है। निर्वेद किसका स्थायी भाव है? शांत, शांत रस का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिएगा, पढ़िए क्या है। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुन मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिराम, तनु घनश्याम, आयत भुजचारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है बताइएगा? इन पंक्तियों में कौन सा रस है बताइएगा? चलिए देखिएगा, तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें अद्भुत रस है। क्या है? अद्भुत रस, अद्भुत रस है, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव क्या होता है बताइएगा? अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? जल्दी से बताइएगा। विस्मय, विस्मय होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उज्ज्वल, उज्ज्वल, तो अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ठीक है। उज्ज्वल, करोड़, उर्मिला, ऐतिहासिक। तो दोस्तों इसमें जो अशुद्ध वर्तनी है उसका चयन करना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए और बी, ये दोनों ही अशुद्ध है। ए और बी दोनों, यानी यहाँ पे ई ऑप्शन बना लीजिए, क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, दोनों ही अशुद्ध है और यही उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या लिखा हुआ? पर उपसर्ग है, प्रतिकार, पर्याप्त, निर्वास, विमुख। तो दोस्तों इस जो शब्द लिखे हुए हैं इनमें कौन सा पर उपसर्ग लगा हुआ है? तो प्रतिकार में कौन सा उपसर्ग है? प्रति, ठीक है। पर्याप्त, निर्वास में कौन सा उपसर्ग है? नि, ठीक है। और विमुख में वि उपसर्ग है। तो बचा कौन सा शब्द? ऑप्शन बी, पर्याप्त। इसमें क्या है? इसमें पर उपसर्ग है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है त्व प्रत्यय है, चतुराई, चतुराई, ठीक है। और देखिएगा चतुराई हो गया, और कौन सा क्या शब्द लिखा हुआ है? पढ़ते चलिए, और क्या लिखा हुआ है? लघुत्व, मिठाई, कालिमा। तो बताइए इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें कौन सा है? डी ऑप्शन में इमा प्रत्यय, मिठाई में ई प्रत्यय है, ठीक है। इसमें लघुत्व में तो प्रत्यय है, चतुराई में, चतुराई में कौन सा हो जाएगा? आई प्रत्यय है, आई ना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लघुत्व प्रत्यय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहा है कि द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पैश्विनी, उपल, प्रभंजन, कृष्णा। तो बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा? पयस्विनी, पयस्विनी किसका पर्यायवाची बताइएगा? उपल, उपल किसका है? पत्थर का, पत्थर। प्रभंजन, प्रभंजन, कृष्णा। बताइए प्रभंजन पवन का, पवन का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। कृष्णा, ये किसका है? ये किसका हो जाएगा? ये द्रौपदी का पर्यायवाची, द्रौपदी का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा है। अनवधान का विलोम शब्द होगा रित, अनंतिम, प्रवर,
क्या लिखा है, निशेष। तो अवधान, अवधान का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसमें तो कहीं विकल्प ही नहीं है, तो ऑप्शन ई लिखिए और लिख दीजिएगा सावधान। सावधान, ये जो सावधान है यही इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। रित का विलोम क्या होता है, रित का, अनृत, अनृत। ठीक है, अच्छा अनंतिम का क्या होता है, अंतिम। प्रवर, प्रवर का विलोम आवर। ठीक है, निशेष, शेष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। जो देखा ना गया उसके लिए एक शब्द होगा, प्रेक्षक, परोक्ष, पार्थिव या पाक्षिक। तो परोक्ष, जिसे सामने से नहीं देखा गया उसको परोक्ष बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों बधाई। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।